दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आपको याद होगा जैसे कि मैंने पिछली क्लास में दूसरे चैप्टर का पहला पार्ट लेकर के आया था। आज उसी के संदर्भ में मैं आज आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगा। दूसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा दी गई वीडियो जब भी मैं अपडेट डालता रहूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो दोस्तों फिर शुरू करते हैं। जो अगला क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, क्वेश्चन है मगध महाजनपद साम्राज्य इतना समृद्ध क्यों था। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो मगध महाजनपद था आखिर वो इतना समृद्ध क्यों था। तो चलो शुरू करते हैं। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जिसे आज मगध जो है दोस्तों वो आज आधुनिक बिहार में है। आज लोग बिहार जानते होंगे, बिहार की राजधानी पटना है, तो वहाँ पर है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। मगध में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दोस्तों मगध जो है, मगध महाजनपद जो था वहाँ पर खेती जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से होती थी। लोहे की खादानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। तो मतलब दोस्तों जो भी चीज़ें होती थी वो आसानी से वहाँ पर क्या होती थी, मिल जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। दोस्तों जहाँ पर हमें सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी या जिस क्षेत्र में सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी, तो सिंपल सी बात है वो साम्राज्य लगातार ग्रोथ करता चला जाएगा या लगातार आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगृह आधुनिक बिहार के राजगीर का राजगीर थी। प्राकृत नाम था। इन शब्दों का अर्थ है राजाओं का घर। तो दोस्तों राजगीर का मतलब राजाओं का घर। राजगृह किलेबंद शहर होते थे। तो दोस्तों राजगृह जो होता था वो चारों तरफ से क्या होता था, किलेबंदी होती थी। मतलब चारों तरफ ना तो उसमें कोई आ जा सकता था बिना परमिशन से, ना तो कोई अंदर आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी। दोस्तों वहाँ पर खेती भी होती थी और सिंचाई भी होती थी। नदियाँ कौन कौन सी थी, गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन नदी में नौका द्वारा यातायात की सुविधा थी, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। देखो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर सारी वो फैसिलिटीज़ मिल रही है जो कि एक अच्छे या समृद्ध साम्राज्य को दर्शाती है। दोस्तों कहीं भी अगर जैसे कि आज हम कहते हैं कि हमारा जो भारत देश है या कोई भी कंट्री हो, अगर वो डेवलप होता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे सबसे मेन रीज़न यही होता है कि वहाँ पर उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर मैं आज कहूँ तो जैसे कि हमारे यहाँ पे पेट्रोल नहीं पाया जाता है, दुबई इतना समृद्ध क्यों है, क्योंकि साफ सी बात वहाँ पर क्रूड ऑयल कच्चा तेल बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं वो साम्राज्य ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। क्लियर। चौथी शताब्दी में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी कब बनाया गया, तो आप कहोगे चौथी शताब्दी में बनाया गया था। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आरंभिक साम्राज्य से आप क्या समझते हो। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। दोस्तों एक तरफ मगध विकास कर रहा था और उसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य भी लगातार उदय करता हुआ चला जा रहा था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कब की थी दोस्तों, 321 ईसा पूर्व में। कब की थी, 321 ईसा पूर्व में। पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक ये फैला था। अगर दोस्तों कोई पूछे कि मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला था, तो आप कहोगे पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। ठीक है, यहाँ तक इसका फैलाव था। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य था भी। तो देखो दोस्तों कुछ है मूर्तिकला, कुछ रचनाएं हैं उस समय की, जैसे इंडिका पुस्तक जो मेगास्थनीज ने लिखा था, अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई थी, जैन बौद्ध धर्म पौराणिक ग्रंथ द्वारा, और अशोक द्वारा लिखवाए गए कुछ स्तंभ, जिससे पता चल और भी कुछ चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि हाँ वाकई में मौर्य साम्राज्य था। देखो क्या है, अशोक पहला सम्राट था जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। दोस्तों अशोक का शिलालेख आप लोग जानते होंगे कि अशोक एक ऐसा शासक था
जो शिलालेख खुदवाता था। खुदवाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, पिलर होता था, पिलर में वो सारी चीज़ें क्या करता था, लिखवाता था। ठीक है, आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य में प्रशासन कैसे था। तो मौर्य साम्राज्य की 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, प्रांतीय केंद्र जो थे तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली, सुवर्णगिरी। तो 5 प्लेस है, इसको आप मैप में देख लेना, नहीं तो जब मैं मैप पढ़ाऊंगा तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैप से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। पश्चिम में पाक से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। मतलब जितने भी शिलालेख पाए गए थे वो सारे देखने में एक जैसे थे। क्लियर। ऐसा माना जाता था कि इस साम्राज्य में हर जगह एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी, क्योंकि अफगानिस्तान की पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ उड़ीसा तटवर्ती क्षेत्र था। मतलब कोई देखा जाए तो पहाड़ी एरिया था और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो तटवर्ती क्षेत्र था। तो एक जैसा शासन कैसे हो सकता है। आगे, तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। मतलब यहाँ पर व्यापार ज़्यादा मात्रा में होते थे। स्वर्णगिरी, सोने का पहाड़, कर्नाटक में सोने की खानें थी। तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा क्या थी, सोने की खानें थी। अगला है मेगास्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था का उल्लेख कीजिए कि उस समय मौर्य साम्राज्य में सेना की क्या व्यवस्थाएं थी। तो दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार एक समिति बनाई गई थी कहता है, और 6 उप समिति थी। समिति एक थी और उप समिति 6 थी। 6 उप समिति के बारे में देख लेते। पहला, नौसेना का संचालन। दूसरा, यातायात और खान पान संचालन। तीसरा, पैदल सैनिक। चौथा, अश्वरोही। चौथा, रथारोही। और अगला, हाथियों का संचालन। ठीक है, तो मतलब इनके 6 उप समिति थे। ठीक है, आगे देखते हैं धम्म से क्या अभिप्राय है। धम्म का मतलब दोस्तों धर्म होता है। आपको सिंपल से शब्दों में मैं बता दूं तो धम्म का मतलब क्या होता है, धर्म होता है। धम्म एक दोस्तों क्या थी, नियमावली थी। क्या थी धम्म में, एक प्रकार की क्या थी, नियमावली थी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। धम्म एक प्रकार की नियमावली है और अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। तो मतलब ये जहाँ जहाँ पर अपने अभिलेख लिखवाता था वहाँ पर धम्म का क्या करता था, प्रचार करता था। इसमें बड़ों के प्रति उदारता बताई गई है कि आप लोग बड़ों के प्रति उदारता रखिए। आप लोग जानते हैं कि हर एक धर्म में ही बताया जाता है कि आप बड़ों के प्रति उदारता रखिए। ठीक है, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखिए, मतलब जो सन्यासी और ब्राह्मण हैं उनके प्रति भी। सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करिए, इनके साथ गलत तरीके से व्यवहार मत करिए। ठीक है, दूसरे के धर्मों और परंपराओं का भी आदर करिए। ठीक, तो ये 4 मेन पॉइंट, इसको आप याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में चर्चा कीजिए, बताइए। दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में चलो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। चलो देखते हैं दक्षिण के राजा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ क्या है कि दक्षिण भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश में चोल, चेर एवं पांडव जैसे सरदारियों का उदय हुआ। दोस्तों तीन वंश आए थे, चोल वंश, चेर वंश और पांडे वंश। ये राज्य समृद्ध तथा अस्थाई थे, मतलब ये समृद्ध भी थे और स्थायी भी थे। पहले दो स्थायी का मतलब कि एक ही जगह पर ये विद्यमान थे। प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। सरदार या राजा लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व जुटाते थे। मतलब सरदार जो होते थे या राजा जो होते थे, जो लोग व्यापार करते थे उससे क्या करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे। इनमें 7 वाहन राजा भी थे। क्लियर दोस्तों। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा की हो। और अगली चीज़, इसके 3 से 4 पार्ट भी आएंगे, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ये सारा काम नहीं करोगे तो मेरा हौसला नहीं बढ़ेगा और फिर वीडियो आपको मिलना मैं देना कम कर दूंगा। क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे चैनल को, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना मेरा ज़्यादा हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।